हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इनकम टैक्स का अपना एक चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था इनकम फ्रॉम सैलरी। उस चैप्टर की जो क्लास फर्स्ट थी उस क्लास में अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट जाने थे। तो आज की जो क्लास है, क्लास सेकंड, इस क्लास में अपन जानेंगे अलाउंसेस के बारे में कि अलाउंसेस होते क्या है, अलाउंसेस कहाँ पे काम आते हैं और कितने टाइप्स के अलाउंसेस होते हैं, इन सभी के बारे में अपन जानेंगे। तो आपको क्या करना है कि अलाउंसेस पढ़ने से पहले आपको जो भी मैंने फर्स्ट क्लास में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताए थे वो सभी आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अगर आपने क्लास फर्स्ट नहीं देखे तो पहले क्लास फर्स्ट देखें, फिर ही आप क्लास सेकंड पे आए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अलाउंसेस को, और हो सकता है आज ही क्लास में अपन क्या कर देंगे, सारे अलाउंसेस को कंप्लीट कर देंगे। जो जो अलाउंसेस आपके इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो सारे अलाउंसेस यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा। तो ढंग से देखना इन अलाउंसेस के टॉपिक को, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। अगर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपका आधे से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वाले जो कॉन्सेप्ट है इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात आती है कि अलाउंसेस होते क्या है। तो अलाउंसेस का सिंपल वर्ड में यही मतलब है कि कोई भी नियोक्ता अपने कर्मचारी को, यानी कि कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को उसके कार्य के बदले में या फिर उस एम्प्लॉय की जो भी नीड होती है उसके बदले में उसको जो फैसिलिटी देता है ना, उसी को अपन अलाउंसेस बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे एम्प्लॉय जो होते हैं वो कहीं दूर से आकर के किसी कंपनी वगैरह में कार्य करते हैं। तो कंपनी क्या करती है, उनको हाउस वगैरह क्या करती है, प्रोवाइड कराती है। तो वो क्या हो गया, उनका हाउस का क्या हो गया, अलावेंस हो गया। सेम इस चीज़ अगर आप एक स्कूल का एग्जाम्पल लेके देखें, वहाँ पे देखें कि वहाँ पे जो काम करते हैं स्कूल में, उनके जो बच्चे होते हैं वो उसी स्कूल में कई बार फ्री में भी पढ़ते हैं। तो आपने ये भी देखा होगा। तो ये भी क्या हो गया, एक चिल्ड्रन अलावेंस हो गया। ऐसे काफ़ी सारे अलावेंसेस है जिनको अपन अभी पढ़ेंगे आगे। तो आपको बस यही ध्यान में रखना है कि जो नियोक्ता होता है ना, वो अपने कर्मचारी को उसके कार्य के बदले में या फिर उसकी जो आवश्यकता होती है उसके बदले में जो उसको फैसिलिटी देता है या फिर उनको पूरा करता है किसी सेवा, किसी रूल के अंडर में, तो उसी को अपन बोलते हैं अलावेंसेस। तो ये काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे अपन कुछ अलावेंसेस को पढ़ेंगे और जानेंगे कि अलावेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, और आपको जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने लायक, वो सारे अलावेंसेस मैं आपको कवर करवा दूंगा। लगभग 9 से 10 अलावेंसेस ही आपको पढ़ने हैं। अगर आपको पूरे पढ़ने हैं तो बुक में आपकी इसकी क्या दे रखी है, पूरी टेबल दे रखी है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो सारे मैं आपको अभी कवर अप करा दूंगा। अब देखो, आपको आपकी स्क्रीन पे एक अलावेंसेस की टेबल नज़र आ रही होगी। ये जो टेबल है ना, ये टेबल मैंने अब मेरे अकॉर्डिंग बनाई है, आपको समझाने के लिए इसको मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाई है। आपको क्या करना है, इस टेबल को केवल याद रखना है। अगर आपको पूरी टेबल पढ़नी हो ना तो आपकी बुक में दे रखी है, आप वहाँ से पढ़े। इसको केवल आपको क्या करना है, समझने के लिए मैंने बनाई है, ताकि आप इजी वे में इस अलावेंसेस के टॉपिक को समझ पाओ। तो ये मेरे अकॉर्डिंग बनाई हुई टेबल है। अगर आपको पूरी टेबल याद करनी है ना तो आपके बुक में एक दे रखी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलावेंसेस के नाम से टेबल। उस टेबल को आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। सभी स्टूडेंट क्या करना, उन टेबल को एक बार पढ़ लेना, क्योंकि उसमें आपको कंप्लीट अलावेंसेस दे रखे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने अलावेंसेस लिए ना, वो केवल वही लिए हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिनको आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो आपको आपकी स्क्रीन पे जो अलावेंसेस की टेबल नज़र आ रही है, इस टेबल को मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। तो देखो, सबसे ऊपर लिखा हुआ है अलावेंसेस, फिर लिखे हैं 3 अलावेंसेस। फर्स्ट है फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस, सेकंड है फुल्ली टैक्स फ्री अलावेंस, और थर्ड है पार्टली टैक्स फ्री अलावेंसेस। सबसे पहले बात करते हैं फुली टैक्सेबल अलावेंसेस की। तो इसमें जो अलावेंसेज आएंगे वो क्या होंगे, ऐसे अलावेंसेज आएंगे जो कि क्या होंगे, पूरे पूरे टैक्सेबल होंगे। वो अलावेंसेज इसमें आएंगे। इसमें आपको केवल एक अलावेंसेज को पढ़ना है और उसका नाम है डीएनएस अलावेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। बाकी का अगर आप और भी पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आप बुक्स में पढ़ सकते हैं। मैंने बताया आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलावेंसेज के नाम से आपकी टेबल है, आप उस टेबल में से बाकी के अलावेंसेज को पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको केवल एक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है डीएनएस अलावेंस। अगर बात करें कि भाई फुल्ली टैक्सेबल अलावेंसेज क्या होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो जो टैक्सेबल जो अलाउंसेस होते हैं ना, वो क्या होते हैं, फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, यानी उन पे क्या लगता है, पूरा पूरा टैक्स लगता है। तो वो अलाउंसेस इसमें आते हैं आपके। ये जो डीएनएस अलाउंस है ना, जब आप सैलरी की कैलकुलेशन करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा आपका ये सैलरी में। सेकंड नंबर पे आता है अपना फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंस। तो इसका मतलब है कि ऐसे जो अलाउंसेस जो क्या हो पूरी तरीके से टैक्स फ्री होना, वो यहाँ पे आते हैं। इसमें मैं आपको केवल एक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है कन्वेंसी अलाउंस। जो ये कन्वेंसी अलाउंस है, इसके बारे में आपकी बुक में अलग अलग दे रखा है कि कई बार इसको फुल्ली टैक्सेबल में डाल देते हैं, कई बार इसको पार्टली टैक्स फ्री में डाल देते हैं, और कई बार फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंस में डाल देते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंस में लिया है। इसमें कुछ अमाउंट होएगी जिसको अपन टैक्स फ्री मानेंगे, बाकी को क्या मानेंगे, टैक्सेबल मानेंगे। तो वो आपको मैं बता दूंगा। तो और बाकी का अगर आप इसको पढ़ना चाहें फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंसेस को, तो आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। ये भी आपके वहाँ पे दे रखे हैं। अब बात आती है लास्ट की, जिसका नाम है पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेस। इसका मतलब है कि इनका कुछ पार्ट तो क्या होगा, टैक्स फ्री होगा, और कुछ पार्ट क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो ये सारे वो अलावेंसेज है। तो इसमें आपके टोटल 8 अलावेंसेज दे रखे हैं। इन 8 अलावेंसेज को भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इस तरह से आपके टोटल 8 से 10 अलावेंसेज आपको पढ़ने हैं इस अलावेंसेज के टॉपिक में।
अलाउंसेस में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे डियरनेस अलाउंस, जिसको अपन बोलते हैं महंगाई भत्ता, और शॉर्ट में अपन इसको बोलेंगे डीए। तो जो डीए है ये आपके दो टाइप का होता है, एक तो होता है आपका डीए ऑलवेज और एक होता है आपका डीए इफ़। अब आपको इसको जब क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन में आपको दोनों में से क्या है आपको वो पहचान करनी है। तो इसकी पहचान एकदम नॉर्मल सी आपको ध्यान में रखना है कि जो डीए ऑलवेज होगा ना, ये आपका सिंपली दिया हुआ होगा। यानी कि जब भी क्वेश्चन होगा उसमें अगर डीए ऑलवेज वाला होगा ना, तो वो आपको एज इट इज़ दिया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि महंगाई भत्ता 1500 रुपये प्रति माह, और उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि ये है आपका डीए ऑलवेज। वहीं अगर मैं बात करूँ डीए इफ, इसकी पहचान अपन कैसे करेंगे क्वेश्चन में। तो अगर मान लो आपको दिया हुआ होता कि महंगाई भत्ता 1500 रुपये पर मंथ, प्लस साथ में आपके ब्रैकेट में कुछ भी चीज़ लिखी हुई होती, चाहे कुछ भी लिखे वो ब्रैकेट में, तो इसका मतलब है कि वो है अपना डीए इफ। अगर मान लो नॉर्मली आपका डीए दे रखा हो भाई, डियरनेस अलाउंस 1500 रुपये, और उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये हो गया अपना डीए ऑलवेज। और अगर उसके साथ में कुछ भी लिखे, चाहे ब्रैकेट में लिखे चाहे साइड में लिखे, कुछ भी लिखे, तो उसका मतलब है वो है अपना डीए इफ। देखो ये जो आपको लिखा हुआ है डीए इफ, इसके साथ में नीचे लिखा हुआ है कि परसेंटेज ऑफ डीए ऑलवेज, यानी कि डीए इफ की कैलकुलेशन होगी डीए ऑलवेज से। यानी कि जो डीए ऑलवेज दिया होगा ना, जैसे आपको मान लो डीए ऑलवेज दिया हुआ है 500 रुपये, तो डीए इफ के लिए बोल देगा कि 5% ऑफ डीए ऑलवेज। तो आपको सिंपली इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि 500 का 5% लेना है, वो आपका क्या हो जाएगा डीए इफ हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन में तो क्या होगा नॉर्मली दिया होगा, और कुछ क्वेश्चन में अपने को कैलकुलेशन करनी होगी। जब अपन क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो आपको इस एग्जांपल्स में पता लग रहा होगा कि कौन सा डीए ऑलवेज है और कौन सा डीए इफ है। अब अपना आता है सेकंड अलाउंस, जिसका नाम था कन्वेंसी अलाउंस, जिसको बोलते हैं अपन सवारी भत्ता। तो देखो ये जो कन्वेंसी अलाउंस है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो नीचे लिखा हुआ है कि अप टू एक्चुअल एक्सपेंसेस एग्जेम्प्ट, यानी कि आपका जितना एक्सपेंसेस हुआ है ना, उतने तक तो क्या होगा टैक्स फ्री होगा। लेकिन जो उसके ऊपर का जो बच गए ना, वो आपके क्या होंगे टैक्सेबल होंगे। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे मान लो कोई भी सेठ जी है, उसने अपने एम्प्लॉय को कितने दिए 8000 रुपये दिए, जबकि जो एम्प्लॉय गया जहाँ पे उसका जो कन्वेंसी अलाउंस लगा वो मात्र उसके 6000 रुपये लगे। तो जो 6000 रुपये लगे वो तो क्या होंगे उसके टैक्स फ्री होंगे, लेकिन जो ऊपर के उसके पास 2000 रुपये बच गए, वो उसके लिए क्या होंगे टैक्सेबल होंगे। तो इसमें आपको नॉर्मली एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जितने रुपए दिए उसमें से जितने आपके एक्सपेंसेस हो गए ना, वो तो टैक्स फ्री होंगे, लेकिन जो उसके ऊपर के जो बच गई ना अमाउंट, वो आपकी क्या होगी टैक्सेबल होगी। अब अपन बात करते हैं पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस की, जिसमें आपके 8 या 9 अलाउंसेस हैं, जिनको आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि इनसे रिगार्डिंग ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको आपको मैं एक एक करके समझाऊंगा और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपको क्या करना, ध्यान से देखना है इनको। सबसे पहले अपन बात करते हैं, इसमें जो आता है उसका नाम है हाउस रेंट अलाउंस, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं HRA, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। देखो हाउस रेंट अलाउंसेस का मतलब है कि अपने जो एम्प्लॉयर है उसने अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए कोई मकान की सुविधा प्रदान की हो ना, तो वो अलाउंसेस क्या आते हैं, इसमें आते हैं। देखो जो HRA होता है, इसके आपको क्या करनी होगी कैलकुलेशन करनी होगी, और कैलकुलेशन करने के लिए आपकी स्क्रीन पे आपको एक टेबल नज़र आ रही होगी। ये टेबल मैं आपको समझाता हूँ, नॉर्मल सी टेबल है, कोई ज़्यादा हार्ड वगैरह नहीं है, इजी सी टेबल है, आपको एक बार में क्या आ जाएगी समझ में आ जाएगी। तो देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ अपना हाउस रेंट अलाउंस, जिसको अपन बोलते हैं HRA। अब देखो टेबल में सबसे ऊपर लिखा हुआ है अपना एक्चुअल HRA रिसीव्ड, यानी कि आपको क्वेश्चन देगा कि आपको एक्चुअल में इतना HRA रिसीव्ड हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है इस अमाउंट के कॉलम में। एक्चुअल HRA रिसीव्ड में आपको वो अमाउंट लिख देनी है। फिर इसमें से आपको लेस करना है लीस्ट विल बी एग्जेम्प्ट, जो आपको A, B और C जो 3 पॉइंट दिख रहे हैं, इनमें से जो भी कम होगा ना, सबसे कम होगा, उसको आपको क्या करना है एक्चुअल HRA रिसीव्ड में से लेस करना है। इससे अपना क्या आ जाएगा टैक्सेबल HRA आ जाएगा। तो जो 3 चीज़ें दे रखी है A, B, C, ये कहाँ से आएंगे। देखो A में दे रखा है आपका एक्चुअल HRA रिसीव्ड, तो ये तो सेम अमाउंट लिखनी है जो आपने ऊपर लिखी थी ना एक्चुअल HRA रिसीव्ड, यहाँ पे आपको सेम अमाउंट लिखनी है A पॉइंट में। बी आता है, बी में आता है आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, यानी कि आपने जो रेंट पे किया है, ये भी आपको क्या कर देगा क्वेश्चन देगा, आपने भाई कितना रेंट पेड किया है ये आपको क्वेश्चन देगा, उसमें से आपको लेस करना है 10% ऑफ सैलरी। जो आपकी सैलरी है ना, उस सैलरी का आपको 10% लेस करना है रेंट पेड में से। अब आपको जो सैलरी की कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसके लिए मैंने वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट में आपको बता रखा है, तो वो अपन आगे देखेंगे। सी पॉइंट आता है अपना कि 40% और 50% ऑफ सैलरी, यानी कि आपको 40% और 50% ऑफ सैलरी, यानी या तो आपको 40% लेना है या फिर आपको लेना है 50%। अब इन दोनों में से कब कौन सा लेना है, इसमें आपको कन्फ्यूज होगा, तो उसको देखो मैं आपको बताता हूँ कि कब आपको 40% लेना है और कब आपको 50% लेना है सैलरी का। अब आपको क्या करना है 40% और 50% में से जो भी होना वो आपको यहाँ पे ले लेना है, और इन तीनों में से जो भी अमाउंट कम हो वो आपको एक्चुअल HRA रिसीव्ड में से लेस करनी है। इससे अपना क्या आ जाएगा टैक्सेबल HRA आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट की, वहाँ पे अपन जानेंगे सैलरी की कैलकुलेशन।
अब आप सभी को आपकी स्क्रीन पे वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट नजर आ रहा होगा। जिस वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट में अपन जानेंगे सैलरी की कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो मीनिंग ऑफ सैलरी में अपन जानेंगे सैलरी की कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो देखो, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना है, बेसिक सैलरी में आपको डीए इफ ऐड करना है, प्लस आपको कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर को ऐड करना है। इन तीनों चीज़ों को आप ऐड कर दोगे तो आपकी सैलरी आ जाएगी। तो देखो, जो बेसिक सैलरी है अभी आपको क्वेश्चन देगा, डीए जो आपको लेना है वो इफ वाला लेना है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। प्लस जो कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर है ये भी आपको क्वेश्चन में एज इट इज मिल जाएगा। तो तीनों चीज़ आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी, बस आपको ढूंढना है और उनको यहाँ पे लगाना है। और जब आप इनको जोड़ दोगे तो उसके बाद में आपको आपकी क्या आ जाएगी, सैलरी आ जाएगी। और सैलरी जो है आपकी वो पूरे 12 महीने की आपको कैलकुलेट करनी है। फिर आपको क्या करना है, उसका 10% लेस कर देना है रेंट पेड में से। तो इस तरह से आपकी क्या आ जाएगी, सैलरी आ जाएगी। सेकंड जो वर्किंग नोट है अपना वो है 40% और 50% ऑफ सैलरी, यानी कि कब आपको 40% लेना है और कब आपको 50% लेना है सैलरी का। तो देखो, मैं आपको दोनों बताता हूँ। पहले बात करते हैं अपन 50% की, फिर अपन बात करेंगे 40% की। तो देखो, आप 50% ऑफ सैलरी लोगे 4 जगह पे। अगर आप कहाँ पे काम करते हो, मुंबई में काम करते हो, अगर आप दिल्ली में काम करते हो, या कोलकाता में काम करते हो, या फिर चेन्नई में काम करते हो, अगर आप इन 4 जगह पे काम करते हो तब तो आपको 50% लेना है सैलरी का। अदरवाइज आपको 40% लेना है और जगह। अगर आप और सिटी में काम करते हो तब तो 40%, और अगर आप इन 4 सिटी में काम करते हो तो आपको 50% लेना है सैलरी का। तो इन दोनों बातों को भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। लेकिन अगर मान लो आपकी जो सिटी है, अगर आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कोलकाता में हो, या फिर चेन्नई में हो, लेकिन इनमें भी आप काम कहाँ करते हो, इनके गांव वाले इलाकों में, तब आपको कितना लेना है, 40% ऑफ सैलरी का ही लेना है। यानी कि जब आप मेट्रो सिटी में हो ना इन 4 जगह, तब तो आपको 50% लेना है, अदरवाइज आपको 40% ही लेना है सैलरी का। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एच जो है इसकी कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना है, एक्चुअल एच रिसीव्ड लेना है सबसे पहले। उसमें से आपको लेस करना है जो भी क्या हो लिस्ट होगा इन तीनों में से, ए बी सी में से, उसको आपको क्या करना है, लेस कर देना है। इससे आपका क्या आ जाएगा, टैक्सेबल एच आ जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर अपन इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करेंगे वीडियो के एंड में, तो आपको और अच्छे से क्या आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब आता है अपना एंटरटेनमेंट अलाउंस। जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है वो केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या होता है, कुछ परसेंट डिडक्शन देता है। जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, उनके लिए तो क्या होता है, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। अगर अपन बात करें गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कितना कैलकुलेशन करनी है, तो उसको देखो आप। सबसे पहले जो उनको एक्चुअल में जो अमाउंट रिसीव हुई है, सबसे पहले आपको वो लिखना है। उसमें से आपको लेस करना है लिस्ट विल बी एग्जाम्प्ट, यानी इन तीनों में से जो भी कम होगा, ए बी और सी में से, उसको आपको एक्चुअल अमाउंट रिसीव में से लेस करना है। तो ए में क्या था आपका, एक्चुअल में जो अमाउंट रिसीव हुई है आपको वो लिखनी है। बी में आपको लिखनी है मैक्सिमम लिमिट दे रखी है इसकी 5,000 रुपये, तो वो आपको लिखना है 5,000 रुपये। और सी में आपको करना है 20% ऑफ बेसिक सैलरी। जो आपको क्वेश्चन सैलरी देगा ना, उसका आपको 20% निकाल के यहाँ पे लिखना है। और ए बी और सी इन तीनों में से जो भी कम अमाउंट होगी ना, वो आपकी लेस हो जाएगी एक्चुअल अमाउंट रिसीव में से, और वो डिडक्शन आपको मिल जाएगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि जो एंटरटेनमेंट जो अलाउंस है, ये केवल आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है। अगर क्वेश्चन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तभी आपको इसको क्या करना है, सोल्व करना है। अदरवाइज इसको क्या करना है, फुल्ली टैक्सेबल करना है। अब जो अपना नेक्स्ट अलाउंस आता है उसका नाम है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। इसमें जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉय के जो बच्चे होते हैं ना, उनके रिगार्डिंग कुछ एजुकेशन के रिगार्डिंग जो अमाउंट देता है उसको, वो आता है आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में। इसकी जो कैलकुलेशन करनी है, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्चुअल में जो अमाउंट रिसीव हुई है उसको आपको पहले ऊपर लिखना है। उसमें से आपको क्या करना है, लेस करना है। जो भी क्या होगा लिस्ट होगा इन ए और बी में से, उसको आपको लेस करना है। ए में तो आपकी आ जाएगी एक्चुअल में जो आपको अमाउंट रिसीव हुई है वही की वही आ जाएगी। और बी में आपके आएंगे 100 रुपये पर मंथ पर चिल्ड्रन, यानी कि एक चिल्ड्रन के लिए आपको 100 रुपये मिलेंगे पर मंथ के हिसाब से। तो 12 महीने के कितने हो गए, 1200 रुपये हो गए आपके। लेकिन जो इसमें लिमिट दी है वो चिल्ड्रन की 2 लिमिट थी, यानी कि मैक्सिमम आपके 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 100 अगर मल्टीप्लाई 12, अगर 12 महीने होंगे तो 12 और मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 चिल्ड्रन की क्या इसमें लिमिट है। तो इस तरह से आपकी क्या आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी। अब नेक्स्ट अलावेंस आता है चिल्ड्रन हॉस्टल अलावेंस। इसमें भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो, इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ऊपर लिखना है एक्चुअल में जो आपको अमाउंट रिसीव हो रही है, सबसे पहले आपको वो लिखनी है। उसमें से आपको लेस करना है लिस्ट विल बी एग्जाम्प्ट, यानी जो भी ए और बी में से लिस्ट होगा उसको आपको क्या करना है, लेस कर देना है। ए में तो आपको क्या लिखना है, एक्चुअल में जो अमाउंट रिसीव हुई है वही लिखनी है। बी में आपको क्या है, 300 रुपये पर मंथ पर चिल्ड्रन, यानी एक चिल्ड्रन के लिए 300 रुपये पर मंथ मिलेंगे। तो जितने महीने की आप उससे कैलकुलेशन करा रहा है उतने से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और इसमें भी आपके क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन ही हो सकते हैं। देखो, ये जो मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का रूल है ना, इससे रिगार्डिंग एक बात है वो आपको मैं बताता हूँ। तो कुछ ज़्यादातर जगह तो ये क्या मानता है, 2 चिल्ड्रन को ही मानता है मैक्सिमम, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी आती है जहाँ पे इसको 3 चिल्ड्रन को मानना पड़ता है।
तो देखो ये है रूल कि अगर मान लो कोई एम्प्लॉय है, उसके स्टार्टिंग में एक चिल्ड्रन है और उसके बाद में उसके क्या हो जाते हैं, जुड़वा हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे कितने चिल्ड्रन हो गए, उसके 3 चिल्ड्रन हो गए, है ना। तो अब उसको जो अलावेंस मिलेगा वो तीनों चिल्ड्रन के लिए मिलेगा और तीनों के लिए अलाउ होगा, क्योंकि बाद में उसके जुड़वा हुए ना कि पहले। अगर मान लो यही कंडीशन अगर उल्टी होती कि उसके स्टार्टिंग में जुड़ा हो जाते हैं और उसके बाद में एक और चिल्ड्रन होता, तो यहाँ पे भी 3 हो गए, लेकिन यहाँ पे जो उसको अलाउंस मिलेगा वो केवल 2 ही चिल्ड्रन के लिए मिलेगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो बुक में आपको अच्छे से समझा रखा है, तो आप वहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए ये बात लिख सकता है क्वेश्चन में। तो इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अभी तक अपने काफ़ी सारे अलाउंसेस पढ़े और आगे भी जो 2-3 अलाउंसेस बचे हैं अपन उनको भी पढ़ेंगे, और आपको समझ में भी आ रहा होगा सारे अलाउंसेस। आपको क्या करना है, ये जो भी मैंने आपको अलाउंसेस बताए ना, इनको आपको याद रखना है कि इनमें जो भी कॉन्सेप्ट है ना, इनको आपको याद रखना है अच्छे से, क्योंकि अगर आप इनको अच्छे से याद कर लोगे ना, तो आप जब क्वेश्चंस करेंगे ना अपन, तब आपको अच्छे से समझ में आएंगे। क्योंकि केवल इनमें क्या है, केवल याद करने की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो लास्ट में अपन एक एग्जाम्पल भी करेंगे इन सारे अलाउंसेस से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपके क्या होंगे, सारे जो भी डाउट है ना वो वहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे। अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, लास्ट एग्जाम्पल जब आपको मैं बताऊंगा तो वहाँ पे आपके क्या होंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट अलाउंस की, जिसका नाम है ट्राइबल एरिया अलाउंस। जो ट्राइबल एरिया अलाउंसेस है, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं जनजाति क्षेत्र भत्ता। ये बता 9 जगह पे क्या है एग्जेम्प्ट है, और 200 रुपये की क्या मिलती है, पर मंथ एग्जेम्प्ट मिलती है। यहाँ ये 9 राज्य में, जो 9 राज्य है वो आपको नीचे नज़र आ रहे होंगे। इनमें आता है आपका यूपी, एमपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु और कर्नाटका। इन 9 जगह पे आपको क्या मिलती है, ट्राइबल एरिया अलावेंसेज मिलता है, और वो मिलता है 200 रुपये पर मंथ। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इन 9 राज्यों का नाम। अब देखो अपना जो नेक्स्ट अलाउंस है उसका नाम है ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस। तो देखो जो ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस होता है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो मिलता है ये उनको मिलता है जो क्या हो इंगेज जो बिजनेस में, यानी कि जो यातायात के जो साधन वगैरह होते हैं ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड है आपका ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको जो एक्चुअल में जो अमाउंट रिसीव हुई है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। तो जो एक्चुअल में आपको अमाउंट रिसीव हुई है ना, उसमें से आपको क्या करना है, लेस करना है। और लेस क्या करना है, जो भी ए और बी में से क्या होगा लिस्ट होगा, आपको उसको क्या करना है, लेस करना है कि लिस्ट विल बी एग्जेम्प्ट। तो ए में तो आपको दे रखी है मैक्सिमम लिमिट 10,000 रुपये पर मंथ, यानी 10,000 रुपये जो होंगे वो एक महीने के होंगे। क्वेश्चन आपको जितने बोलेगा आपको उतने महीने से उसको मल्टीप्लाई करके आपको कैलकुलेशन करनी है। अगर 12 बोलेगा तो 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड जो बी है, इसमें आपको बोल रहा है कि 70% ऑफ सच अलावेंस, यानी कि जो आपको अमाउंट देगा ना, एक्चुअल में जो आपको अमाउंट देगा वो किसकी, ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलावेंस की। मान लो आपको अमाउंट दी 40,000, तो आपको क्या करना है, उसका 70% लेना है। अब आपको क्या करना है, ए और बी में आपने दोनों ले लिए, इन दोनों में से जो कम होगा उसको आपको लेस करना है, जो आपको एक्चुअल में अमाउंट रिसीव हुई है उसमें से आपको लेस करना है। तो इस तरह से अपना क्या जाएगा, ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलावेंस आपका आ जाएगा। अब अपन आगे क्या करेंगे, कुछ एक इलिस्ट्रेशन करेंगे जहाँ पे अपन सारे अलाउंसेस को एक साथ में लेंगे, और उस इलिस्ट्रेशन में अपन सारे अलाउंसेस को फिर से क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, और अपना क्या होगा, एक क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, उससे क्लियर हो जाएगा। अब अपना आता है एक नेक्स्ट अलाउंस जिसका नाम है अंडरग्राउंड अलाउंस, जो काफ़ी छोटा है और इजी सा अलाउंस है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो देखो जो अंडरग्राउंड अलाउंस है ना, ये उन कर्मचारियों को मिलता है जो ज़मीन के नीचे खान वगैरह में कार्य करते हैं ना, उन कर्मचारियों को ये अलाउंस मिलता है। और इस अलाउंस के अंडर में उनको एग्जेम्पशन मिलती है 800 रुपये पर मंथ, यानी कि उनके जो एग्जेम्पशन मिलेगी वो 800 रुपये की मिलती है एक महीने की। यानी यहाँ तक उनका क्या होता है, 800 रुपये तक क्या होता है, टैक्स फ्री होता है। अगर इसके ऊपर होगा तो वो क्या होगा, उनका टैक्सेबल होता है। तो जो ज़मीन के नीचे जो खान वगैरह होती है, आपने सुना होगा जैसे कोयल मीन वगैरह, मतलब जैसे कोयले की खान वगैरह, ये काहे में होती है, ज़मीन के अंडर में होती है। तो इनमें जो काम करेंगे ना, उन्हीं कर्मचारियों को ये क्या मिलेगी, एग्जेम्पशन मिलेगी। अब आता है अपना अलाउंसेस टॉपिक का लास्ट अलाउंस, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ओनली फॉर ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। एक तो था आपका ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस और एक है आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस अपन ने पहले जाना था, अब अपन जान रहे हैं केवल ट्रांसपोर्ट अलाउंस। जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ना, ये उनको मिलता है जो क्या होंगे, जो जिसको मिलेगा ना वो ऑफिस से तो घर जाएगा, और घर से क्या जाएगा, ऑफिस जाएगा, उन्हीं लोगों को ये मिलेगा। और उनमें भी किनको मिलेगा, जो क्या हो ब्लाइंड हो या फिर क्या हो फिजिकली हैंडीकेप्ड हो, उन्हीं व्यक्तियों को ये क्या मिलता है, आपको ये आपको अलाउंस मिलता है। अदर किसी भी पर्सन को ये अलाउंस नहीं मिलता। लेकिन उनके लिए भी इन्होंने क्या कर रखी है, एक लिमिट डिसाइड कर रखी है कि उनको 3200 रुपये पर मंथ तक क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो उनका क्या होगा, टैक्सेबल होगा। लेकिन 3200 तक होगा, पर मंथ के हिसाब से बोल रहे हैं कि 3200 रुपये जो है वो एक महीने का है। तो 3200 रुपये तक तो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। और अगर इससे ऊपर की जो अमाउंट होगी वहाँ पे क्या होगा, ये टैक्सेबल होगा। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो अपने क्या हो गए, सारे अलाउंसेस कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन क्या करते हैं, इन अलाउंसेस से रिलेटेड एक इलिस्ट्रेशन करते हैं, जहाँ पे अपन क्या करेंगे, सारे अलाउंसेस को जानेंगे ढंग से। जो भी आपको हल्का फुल्का डाउट रहा है ना, वो सारे आपके इस क्वेश्चन में क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे।
तो आप सभी को क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। जो क्वेश्चन है वो आपका हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो सचिन है वो किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में इंस्पेक्टर है और उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई अलाउंसेज वगैरह इसको ये रिसीव हो रहे हैं, इसकी सैलरी ये है। इन सब से अपने को क्या निकालनी है, इसकी ग्रोस इनकम निकालनी है सैलरी के पार्ट से। तो अपन क्या करेंगे, इसकी ग्रोस सैलरी निकालेंगे, वो वहाँ पे अपन सोल्यूशन में देखेंगे। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें अपना सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, कवरअप हो जाएगी। जो इस क्लास से रिलेटेड आपको मैंने जो अभी तक जो भी बताया ना, सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो अब यहाँ पे अपन करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखो, आपको सॉल्यूशन करने से पहले आपको एक तो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जिसमें एक साइड पर्टिकुलर का कॉलम होगा, एक साइड होगा आपका अमाउंट का कॉलम। ऊपर जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है भाई ये स्टेटमेंट बनाना है, उसका आपको ऊपर लिख देना है। जैसे क्वेश्चन ने पूछा था अपने से कि कैलकुलेट करनी थी उसकी ग्रोस इनकम, तो अपन ने लिख दिया स्टेटमेंट ऑफ ग्रोस इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसकी अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पे अपन उसका नाम भी लिख सकते हैं, अगर आप लिखो तो यहाँ पे अच्छा होगा। अगर यहाँ पे आप उसका नाम भी लिख दोगे तो नाम में मेंशन कर देना यहाँ पे आप। जो असेसमेंट ईयर अपन ने वो लिखा है फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। जो असेसमेंट ईयर अभी चल रही है ना वो अपन लिखेंगे करंट में, या फिर जो अपने क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से अपन यहाँ पे असेसमेंट ईयर मेंशन कर देंगे। अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में सारे अलाउंसेस क्लियर हो रहे हैं, आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा, सारी चीज़ें क्या जाएगी अपनी इसमें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए अपन अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सचिन है वो किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में इंस्पेक्टर के रूप में काम करता है मुंबई के अंदर। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता करना है कि गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है तो अपन यही मानेंगे कि ये नॉन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। फिर इसने बोला है कि इसको सैलरी मिलती है 9,000 रुपए की पर मंथ के हिसाब से। तो जो इसकी सैलरी है वो कितनी है, 9,000। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे सैलरी 9,000 रुपए जो है इसकी एक महीने की है। तो 9,000 को अपन 12 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सैलरी निकाल लेंगे। 9,000 एक की है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 महीने की अपनी सैलरी आ जाएगी। और 12 से मल्टीप्लाई करने पे जो अमाउंट आएगी वो अपन यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आ रही है 1,08,000 रुपये। फिर इसने सेकंड में बोला है डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता जो है डियरनेस अलाउंस वो दे रखा है 1,800 रुपये का। तो अपन क्या करेंगे, डियरनेस अलाउंस 1,800 रुपये पर मंथ दे रखा है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 महीने का अपने पास क्या जाएगा, डियरनेस अलाउंस आ जाएगा। तो 1,800 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,600 रुपये का अपने पास डियरनेस अलाउंस आ जाएगा, जो अपन अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर देंगे। फिर इसने दे रखा है कि एंटरटेनमेंट अलाउंस है वो है 250 रुपये पर मंथ। अब ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है इससे रिलेटेड अपन ने कुछ अलाउंस पढ़ा था, तो वहां पे अपन ने देखा था कि जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो क्या होता है, कुछ टैक्स फ्री होता है, लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसके लिए फुल्ली क्या होता है, टैक्सेबल होता है। और यहाँ पे जो सचिन है वो क्या है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो इससे क्या होगा, पूरी तरीके से टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे एंटरटेनमेंट अलाउंस। और ये जो अलाउंस है वो है 250 रुपये का एक महीने का, तो 12 महीने का अपन यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो 250 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो अपने को रिसीव हुए 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये अपन अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर देंगे। फिर इसने बोला है कि 1,500 रुपये प्रति माह मकान किराया भत्ता, यानी हाउस रेंट अलाउंस है 1,500 रुपये का। तो अपन क्या लिखेंगे, HRA, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस, जो इसका हाउस रेंट अलाउंस है वो इसने बोला है कितना है, 1,500 है। तो 1,500 एक महीने का है तो 12 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो अमाउंट आएगी वो अपन अंदर की साइड लिखेंगे, क्योंकि इसमें से क्या मिलती है, इसको एग्जेम्पशन मिलती है। और एग्जेम्पशन अपन क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जेम्प्ट। अब जो एग्जेम्पशन निकालेंगे ना इसकी, वो अपन निकालेंगे वर्किंग नोट में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मेंशन कर देना है कि वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट में ये चीज आपको मिलेगी। अब अपन क्या करते हैं, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट कंप्लीट करते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट मैं फॉर्मेट के नीचे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे अपन बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। तो वर्किंग नोट नंबर जो फर्स्ट है अपना, ये अपन यहाँ पे लिख देंगे। और ये काय का है सबसे पहले वो मेंशन कर देना। तो ये अपना जो है वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, ये है अपना हाउस रेंट अलाउंस का। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। अब देखो, आपको मैंने जब बताया था कि हाउस रेंट अलाउंस की कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो उसके लिए मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, तो वो सारी चीजें अपन लिखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो एक्चुअल में अमाउंट रिसीव हो रही है उसको आपको पहले लिखना है। तो एक्चुअल में जो अमाउंट इसको रिसीव्ड हो रही है वो हो रही है 18,000 रुपए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 18,000 रुपए, ठीक है। इसमें से अपने को लेस करना था क्या, लिस्ट विल बी एग्जेम्प्ट, यानी कि जो भी A, B और C में से सबसे कम होगा ना वो क्या होगा, इसमें से लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लिस्ट विल बी एग्जेम्प्ट, लिस्ट विल बी एग्जेम्प्ट, ठीक है। अब देखो लिस्ट में क्या कहेंगे, A आएगा एक, तो एक आएगा आपका B और एक आएगा आपका C। A में तो क्या आती है आपकी एक्चुअल में जो अमाउंट रिसीव हुई है वो की वही आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिख दी एक्चुअल में जो अमाउंट रिसीव होएगी वो की वो आएगी। और एक्चुअल में जो अमाउंट रिसीव हुई है वो कितनी हुई है, 18,000। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 18,000, ठीक है। बी में जो आता है, बी में आता है अपना रेंट पेड
में से आपको माइनस करना होता है 10% ऑफ सैलरी का। अब देखो आपको देखो रेंट पेड में से 10% ऑफ सैलरी आपको लेस करनी है सेकंड बी में। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो कितना रेंट पे किया है। क्वेश्चन में देखो लास्ट की जो सेकंड या थर्ड लाइन में दे रखा है कि उसने जो रेंट पे किया है वो 1000 किया है पर मंथ के हिसाब से, यानी कि एक महीने के इसने कितने किए हैं 1000 रुपए। तो अपन इसकी कैलकुलेशन इधर कर लेंगे, है ना। रेंट पेड कैसे निकालेंगे यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको भी सेम इस एग्जाम में यही करना है, सारी चीजें उसको बता के आनी है वर्किंग नोट में। रेंट पेड यानी एक महीने का 1000, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे अपने 1,20,000 रुपए, ठीक है। ये आ गया अपना रेंट पेड। तो इस रेंट पेड को अपन क्या करेंगे, ये 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 रुपए यहाँ पे आ जाएंगे अपने पास, सॉरी। रेंट पेड कितना आ गया अपने पास 12,000 रुपए आ गए, ठीक है ना। एक महीने के इसने 1000 रुपए पे किए हैं तो 12 महीने के 12,000 हो जाएंगे, ठीक है। इसमें से अपने को 10% ऑफ सैलरी लेस करनी है। अब देखो 10% ऑफ सैलरी कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था सैलरी कैसे निकालते हैं। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट में आपको मैंने बताया था सैलरी निकालने की कैलकुलेशन। तो सैलरी के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेसिक सैलरी, ठीक है। बेसिक सैलरी आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए डियरनेस अलाउंस, लेकिन कौन सा, इफ वाला, ठीक है। प्लस इसमें क्या होता है, ऐड होता है, क्या होता है, कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, ठीक है। ये तीन चीजें आती है आपकी सैलरी में। सबसे पहले देखो बेसिक सैलरी, तो देखो ये रही आपने निकाली थी अभी सैलरी, तो ये कितनी है 1,08,000 रुपए। तो क्या आ जाएगी अपनी बेसिक सैलरी के रूप में, तो यहाँ पे आ जाएंगे अपने 1,08,000 रुपए, ठीक है। डियरनेस अलाउंस इफ वाला चाहिए, लेकिन अपन ने जब क्वेश्चन पढ़ा तो डियरनेस अलाउंस से रिलेटेड इन्होंने कुछ भी नहीं बोल रखा। और जब कुछ भी नहीं बोलता डियरनेस अलाउंस से, तो इसका मतलब क्या है, वो डियरनेस अलाउंस ऑलवेज वाला है, इफ वाला नहीं है। यानी कि अपने को डियरनेस अलाउंस इफ वाला नहीं दे रखा, तो ये क्या हो गया, डियरनेस इफ वाला है ही नहीं, तो ये नीला जाएगा, ठीक है। कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, देखो अपने क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन में कहीं पे भी कमीशन के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब कमीशन भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सैलरी आई अपनी वो कितनी आई, 1,08,000 रुपए की अपनी क्या आई, सैलरी आई, ठीक है। 1,08,000 रुपए अपनी क्या आई, सैलरी आई। तो इसी को अपन क्या करेंगे, इसी का अपने को क्या लेना है, 10% ले लेंगे, ठीक है। 1,08,000 रुपए का अगर अपन 10% लेते हैं तो वो आएगा अपने 10,800 रुपए, ठीक है। अब इसको 12,000 में से 10,800 को अपन लेस करेंगे तो ये अपने को रिसीव होंगे 1,200 रुपए। तो आपको क्या करना है, ये कितने आ गए 1,200, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 1,200 रुपए, ठीक है। पता चल गया होगा कैसे आएंगे। तो वो रेंट पेड अपन ने निकाला था, कितने आए थे 12,000 रुपए, तो 12,000, ठीक है। माइनस करना था 10% ऑफ सैलरी का, तो अपन ने सैलरी की कैलकुलेशन करी तो सैलरी अपने पास 1,08,000 रुपए आई। इसका 10% करेंगे ना तो 10,800 रुपए आएंगे। अब इन 12,000 में से आप 10,800 लेस करोगे तो आपके 1,200 आ जाएंगे। अब 1,200 अपन यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब देखो सी पॉइंट बचा, सी पॉइंट में अपना आता था 40% और 50% ऑफ सैलरी, ठीक है। या तो 40% लेना है या फिर 50% लेना है, या तो 40% लेना है या फिर अपने को 50% लेना है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि 50% लेने के लिए आपको 4 जगह का ध्यान रखना है, या तो क्या हो वो चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। अगर इन 4 जगह पे होगा तो कितनी लगेगी, 50% लगेगी। अगर इन 4 जगह नहीं होगे, अगर किसी अदर सिटी में होगा तो कितनी लगेगी, 40% लगेगी। तो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में मुंबई दे रखा है, तो इसका मतलब है कि इसकी सैलरी जो लगेगी वो 50% लगेगी। और अभी अपन ने सैलरी की कैलकुलेशन की थी जो आई थी 1,08,000 रुपए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1,08,000 रुपए का 50% ले लेना है। और जब अपन 1,08,000 रुपए का 50% लेते हैं तो ये अपने को रिसीव होएगा, कितने होंगे, 54,000 रुपए अपने को रिसीव होंगे। जब अपन 1,08,000 का 50% निकालेंगे ना तो ये अपने आएंगे 54,000 रुपए, ठीक है। इन तीनों में से जो मैंने बताया था आपको लिस्ट लेना है, ठीक है। जो भी क्या होगा कम होगा वो अपना आएगा इन तीनों में से। तो इन तीनों में से सबसे कम है 1,200, तो 1,200 को अपन लेस कर देंगे 18,000 में से, ठीक है। तो जब 1,200 को अपन लेस करेंगे 18,000 में से तो ये अपने पास आएंगे 16,800 रुपए। और यही अपना क्या है, टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस, यानी टैक्सेबल अपने पास HRA आ गया है, कितना 16,800। तो अपन क्या करेंगे, लेस कर देंगे। एग्जाम वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट में अपन ने निकाला कितने आए 1,200, तो अपन यहाँ पे मेंशन कर देंगे 1,200 अपन लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने को जो अमाउंट रिसीव हुई थी वो एक्चुअल में अमाउंट रिसीव हो जाएगी 16,800 रुपए, ठीक है। ये आ गए अपने। इसके बाद में इसने दे रखा है कि नगर क्षतिपूरक भत्ता, यानी कि सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस। देखो मैंने आपको जो 10 अलाउंस पढ़ाए हैं, अगर उनके अलावा आपको कोई भी अलाउंस देखने को मिल जाए ना क्वेश्चन में, तो उनको आपको क्या लिखना है, सेम जैसा दे रखा है ना वैसा का वैसा आपको लिख देने हैं। चाहे से गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दोनों के एज इट इज आ जाएगा। तो कौन सा दे रखा है, इसने दे रखा है सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस, तो ये आ जाएगा आपका पूरा पूरा सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस आ जाएगा आपका। इसने कितना दे रखा है, इसने बोला है कि 40 रुपए है एक महीने का। तो 40 रुपए एक महीने का है तो अपन 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आ जाएंगे, ठीक है।
देखो आपको मैंने जो 10 अलावेंस बताया ना, केवल आपको उनको ध्यान में रखना है। अगर उनके अलावा आपको कुछ भी दिखे ना क्वेश्चन में, उनको आपको एज इट इज उतार देना है। और एक बार क्या करना है आपको, जो मैंने आपको टेबल बताई थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलावेंस के नाम से आपकी बुक में है, उसको क्या करना है आपको पढ़ लेना, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो कि ये अलावेंस में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। तो एक बार क्या करना है, उस टेबल को आपको पढ़ लेना है। अब अपन आगे देखते हैं। आगे ये बोल रहा है मेडिकल अलावेंस 200 रुपये। तो मेडिकल अलावेंस भी सेम टू सेम आ जाएगा यहाँ पे। मेडिकल जो अलावेंस है वो कितना बोल रहा है ये, मेडिकल अलावेंस के लिए इसने बोला है कि जो मेडिकल अलावेंस है वो है 200 रुपये। तो 200 रुपये एक महीने का है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 200 को अपन 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएंगे अपने पास 2400 रुपये। ठीक है। आगे इसने बोला है कि 150 रुपये जो है उसकी चिल्ड्रन की एजुकेशन से रिलेटेड है, यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस आ गया अपना। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस जो है ये कितना दे रहा है, ये दे रहा है 150 रुपये। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 150 मल्टीप्लाई 12। और 150 को जब अपन 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने को मिलेंगे 1800 रुपये। ठीक है। और मैंने 1800 को अंदर लिखा है क्योंकि इसमें से भी क्या होती है, कुछ एग्जेम्पशन मिलती है, तो लेस कर देंगे अपन। क्या एग्जेम्पशन जो मिलेगी इसको वो अपन लेस कर देंगे। और इस एग्जेम्पशन को अपन देखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 में। तो चलिए अपन देखते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस का। तो यहाँ पे अपन निकालेंगे अपना वर्किंग नोट नंबर 2 जिसका नाम है चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस की जो अपन कैलकुलेशन करेंगे ना वो आपको लिख देनी है ऊपर। ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि जो एक्चुअल में अमाउंट आपको रिसीव हुई है सबसे पहले आपको वो लिखनी होती है। तो एक्चुअल में जो अमाउंट रिसीव हुई है अपन सबसे पहले वो लिख देंगे। तो एक्चुअल में जो अपने को अमाउंट रिसीव हुई है वो हुई है 1800 रुपये। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 1800 रुपये। ठीक है। इसमें से आपको लेस करना होता है कि जो लीस्ट होगा वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो लीस्ट विल बी एग्जेम्प्ट। इसमें आपका ए आएगा और एक आएगा आपका बी पॉइंट। ठीक है। ए में तो क्या आ जाएगा, एक्चुअल में जो अमाउंट रिसीव हुई है वो की वही आ जाती है। तो एक्चुअल में अमाउंट रिसीव की रिसीव आ जाएगी। ठीक है। जो हुए इसको 1800 रुपये। ठीक है। बी में आता है ₹100। जो ₹100 की मिलती है वो मिलती है पर मंथ के हिसाब से और पर चिल्ड्रन पे मिलती है, यानी कि एक चिल्ड्रन पे कितनी मिलती है, 100 रुपये की मिलती है। और जो मैक्सिमम लिमिट दे रखी है इसने वो दे रखी है 2 चिल्ड्रन की दे रखी है। लेकिन क्वेश्चन की लास्ट लाइन में दे रखी है कि उसका केवल एक ही चिल्ड्रन है। तो अपने को क्या मानना है, एक ही चिल्ड्रन मानना है। और एक ही चिल्ड्रन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 100 रुपये एक महीने के तो 12 महीने के निकाल लेंगे। मल्टीप्लाई एक ही चिल्ड्रन है तो एक से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 होते तो 2 से कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही बोला है तो अपन एक से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए अपने को क्या करना है, अब इसको सोल्व करना है। तो 100 मल्टीप्लाई 12 किया, मल्टीप्लाई 1 किया तो अपने पास आए 1200। ठीक है। क्या करना है, इन दोनों में से अपने को लिस्ट लेना है। तो यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं अपन। ठीक है। इन दोनों में से लिस्ट है अपना 1200। तो 1200 को अपन क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो जब 1200 को लेस किया तो कितने बचे, 600 रुपये। तो ये अपने जो 600 रुपये ये क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस के हो जाएंगे 600 रुपये। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे एग्जाम करना है। एग्जाम कौन सा करेंगे, जो लिस्ट होगा। लिस्ट कितना था, 1200 था। तो 1200 को अपन यहाँ पे लिस्ट में से यहाँ पे लेस कर देंगे 1800 में से। तो अपने को 600 रुपये यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद अपन ने क्वेश्चन को आगे बढ़ा दो। क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि इसने क्या किए, जो 100 रुपये है इसको परियोजना भत्ता मिलता है, यानी प्रोजेक्ट जो है उसकी जो इसको मिलता है अलावेंस वो मिलता है 100 रुपये का। और प्रोजेक्ट अलावेंस भी अपन ने नहीं पढ़ा तो क्या होगा, पूरी तरीके से क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रोजेक्ट अलावेंस। ठीक है। प्रोजेक्ट अलावेंस की जो अमाउंट दे रखी है वो दे रखी है 100 रुपये एक महीने के। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 रुपये आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। अब अपना क्या बचा है, इसमें एक अलावेंस और बचा है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलावेंस। तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलावेंस। ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलावेंस। और जो ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलावेंस जो इसको मिल रहा है वो मिल रहा है इसको 3600 रुपये एक महीने का। तो 3600 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। तो ये 3600 को मल्टीप्लाई किया तो ये अपने को रिसीव हुए 43,200। ठीक है। ये जो रिसीव हो गए इसको मैंने अंदर लिखा है क्योंकि इसमें से भी क्या मिलती है, एग्जेम्पशन मिलती है। ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलावेंस में आपने पढ़ा था। तो इसमें से क्या कर देंगे अपन, एग्जेम्प्ट कर देंगे। और जो एग्जेम्पशन देखेंगे अपन वो देखेंगे वर्किंग नोट नंबर 3 में। ठीक है। अब वर्किंग नोट नंबर 3 आपको मैं बताता हूँ। अब देखो अपन यहाँ पे देखेंगे वर्किंग नोट नंबर 3 जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलावेंस। ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलावेंस। अब जो जो ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलावेंस है इसमें देखो क्या ध्यान में रखना होता है, सबसे पहले तो वही लिख दो आप, क्या एक्चुअल में जो आपको अमाउंट रिसीव हुई है ना सबसे पहले आप वही लिख दोगे। आपको क्या करना है, जो वर्किंग नोट बनाओ ना उसी में अपने वो पूरा काम कर देना है ताकि उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो एग्जामिनर को, है ना। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया 43,200 रुपये रिसीव हुए थे मल्टीप्लाई करके। 3600 को मल्टीप्लाई किया 1200 से, तो 12 से तो एक्चुअल में जो आपकी अमाउंट है वो आ गई 43,200। इसमें से अपने को लेस करना था क्या, जो भी क्या होगा लिस्ट होगा ए और बी में से, लिस्ट विल बी एग्जेम्प्ट, यानी जो कम होगा वो क्या हो जाएगा इसमें से लेस हो जाएगा। अब
इसमें ए और बी दो ऑप्शन है, ठीक है। ए में तो दे रखी है इसने मैक्सिमम लिमिट दे रखी है, वो जो मैक्सिमम लिमिट दे रखी है वो इसने दे रखी है ₹10,000 पर मंथ, ₹10,000 पर मंथ, ठीक है। तो अब ₹10,000 पर मंथ है, तो 10,000 मल्टीप्लाई कर देंगे अपन कितने से, 12 से, क्योंकि एक महीने का, तो 12 से मल्टीप्लाई किया तो अपने को कितने रिसीव हुए, ₹1,20,000, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया ₹1,20,000, ठीक है। सेकंड में था 70% ऑफ सच अलाउंस, यानी कि ऐसे अलाउंस का 70%, और ऐसे अलाउंस का मतलब है जो अपने को रिसीव हो रहा है ना, वो वैसे अलाउंस का 70%, तो 43,200 का 70% आपको लेना है। और जब अपन इसका 70% निकालेंगे तो अपने को रिसीव होंगे 30,240 रुपये, ठीक है। अब इन दोनों में से जो लिस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो लिस्ट कितना है, लिस्ट है अपना 30,240 रुपये, ठीक है। तो अब जब अपन ने इसको लेस किया तो लेस करने पे अपने को कितना रिसीव हुआ, तो अपने को रिसीव हुआ 12,960 रुपये, ठीक है। तो ये था अपना वर्किंग नोट नंबर 3, जिसमें अपन ने ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस की कैलकुलेशन करी। सबसे पहले अमाउंट लिखी, इसमें से ए और बी में से जो लिस्ट होगा वो अपने को क्या कर दिया, अपन ने एग्जाम्प्ट कर दिया, तो अपने को ये रिसीव हो गई अमाउंट। अब अपन क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, आगे लिख देंगे टेबल के अंदर। अब देखो जो अपन ने एग्जामेशन निकाली थी वर्किंग नोट नंबर 3 में, वो अपन यहाँ पे लिख देंगे। तो वो कितने मिली थी अपने को, वो मिली थी 30,240 रुपये की। तो उसको अपन लेस कर देंगे, तो लेस करने पे कितने आए अपने पास, 12,960 रुपये अपने को रिसीव हो गए, ठीक है। आगे इसने दे रखा है कि 900 रुपये उसने अपने, जो मान लो कोई भी उसके गेस्ट वगैरह आए थे उन पे क्या किए, उसने एक्सपेंसेस किए। तो ये क्या है, उसका एक्सपेंसेस है, यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे अपन के अलाउंसेस निकाल रहे हैं, क्योंकि अपन उसकी सैलरी निकाल रहे हैं, तो खर्चे यहाँ पे नहीं आएंगे। और इसने बोला है कि उसके है ना एक चिल्ड्रन ने जो स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, 1,000 रुपये किराया ये अपन ने ले लिया। और इसने लास्ट में बोला है कि उसने स्वयं की चिकित्सा यानी कि खुद के मेडिकल पे उसने स्पेंट 800 रुपये उसने अपने ट्रीटमेंट पे खर्च किए। तो ये भी यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि ये भी क्या हो गए, इसके एक्सपेंसेस हो गए। तो अपनी क्या हो गई, ऐसे हो गई अपनी कैलकुलेशन हो गई ग्रोस सैलरी की, ठीक है। क्योंकि अपन ने सारी चीजें लिख ली है, तो अब लास्ट में क्या आएगी, अपनी ग्रोस सैलरी आ जाएगी। और जो ग्रोस सैलरी आएगी वो कैसे आएगी, इन सारी जो अमाउंट के कॉलम है ना, ये आपका, ये सारी अमाउंट को आपको जोड़ना होगा। जब अपन इन सारी अमाउंट को, अमाउंट के कॉलम को आपको जोड़ना है, इससे क्या आ जाएगी, अपनी ग्रोस सैलरी आ जाएगी। तो ठीक है, इसको अपन टोटल करेंगे तो अपना जो टोटल आएगा वो आएगा 1,67,040 रुपये। तो ये अपनी क्या है, ग्रोस सैलरी है। तो आपको क्या करना है, सेम चीज जैसे मैंने आपको बताया ना, ऐसे कैसे आपको क्वेश्चन करना है, मैं आपको इसका पूरा व्यू दे देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर लिखना है स्टेटमेंट काय का बना रहे हो आप, सारी चीजें मेंशन करनी है, कौन सी ईयर है, असेसमेंट ईयर आपको वो मेंशन करनी है। पर्टिकुलर और अमाउंट के आपके 2 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले आपको जो भी चीजें दे रखी है लाइन वाइज आपको लिखते चलना है, आगे भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चाहे से कोई चीज, जैसे हाउस रेंट अलाउंस थोड़ा आप ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी कुछ भी कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, सही से ग्रोस सैलरी निकालनी है। और जहां तक वो वर्किंग नोट आपको अच्छे से बनाना है, अगर आप वर्किंग नोट नहीं बना के आओगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो वर्किंग नोट भी आपको मेंशन करना है, क्योंकि आपको वर्किंग नोट बनाओगे, वर्किंग नोट भी उतना इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी ये टेबल इंपॉर्टेंट है। तो आपको वर्किंग नोट भी बनाने हैं और टेबल भी आपको अच्छे से बनानी है। वर्किंग नोट में आपको सब कुछ चीजें बतानी है, जैसे हाउस रेंट अलाउंस में अपन ने सैलरी की जो कैलकुलेशन करी, तो उसके लिए भी आपको बताना है कि सैलरी की कैलकुलेशन कैसे हुई, रेंट पेड कैसे निकाला, सारी चीजें आपको बतानी है। आप अगर इससे भी अच्छे से कर सकते हो तो आप और अच्छे से इसको क्या करना, क्वेश्चन को अटेंड करना। सारे आपको वर्किंग नोट बनाने हैं। जैसे सेकंड वर्किंग नोट था अपना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो आपको इसमें भी सारी चीजें बता के आनी है कि क्या चीज होती है, क्या वगैरह है ना, हर चीज आपको वर्किंग नोट में बतानी है। सेम चीज अपना वर्किंग नोट नंबर 3 बताना। और यहाँ पे अपना क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्योंकि देखो फॉर्मेट ऊपर बनेगा और वर्किंग नोट आपको नीचे बनाना है। ऐसे नहीं पहले वर्किंग नोट कर दो फिर फॉर्मेट बना दो, नहीं, पहले आपको फॉर्मेट बनाना है, पूरी चीजें आपको वहां पे दिखानी है, नीचे वर्किंग नोट बताने हैं। और जहां भी वर्किंग नोट बनाओ जिस चीज का भी, उसके आगे लिख देना कि वर्किंग नोट नंबर इसमें आपको बता रखा है डिटेल में। तो वो क्या करेगा, वहां पे जाके पढ़ लेगा। क्योंकि देखो आप जितने अच्छे से क्वेश्चन को अटेंड करोगे ना, आपके उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन को ढंग से अटेंड करना। अब करते हैं अपन आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी जो अपन ने फर्स्ट किया था ना उससे भी इंपॉर्टेंट है ये आपका सेकंड वाला, क्योंकि इसमें आपका देखो एक तो डियरनेस अलाउंस से रिलेटेड जो भी था ना, आपका जो भी डाउट वो सारे क्लियर हो जाएंगे। साथ में एक चीज़ और आपकी क्लियर हो जाएगी, HRA से रिलेटेड एक और चीज़ है, वो भी क्या होगी यहाँ पे आपकी क्लियर होगी। तो इस क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। इसमें क्या है, कोई एक अनुराग बासु है जो चेन्नई में किसी कंपनी में काम करता है, तो उससे रिलेटेड आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब इन इन्फॉर्मेशन से अपने को इसकी HRA निकालनी है टैक्सेबल, तो अपन वो क्या करेंगे, उसको निकालेंगे। तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। अब देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका सॉल्यूशन अपन यहाँ पे देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि देखो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, तो इसलिए क्वेश्चन को ढंग से देखना। सबसे पहले अपन बात करते हैं थोड़ी सी क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखो क्वेश्चन में इसने पूछा है कि टैक्सेबल HRA आपको निकालना है।
लेकिन जो जो अनुराग बासु का आपको निकालना है, जो कि धामपुर शुगर मिल में क्या करते हैं, काम करते हैं, जो कहाँ है, चेन्नई में है। यानी कि जो सिटी दे रखी है वो अपने को चेन्नई दे रखी है, लेकिन चेन्नई के भी एक गांव में काम करते हैं। तो ये जो गांव है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को भी। आगे मैं आपको बताऊंगा इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सबसे पहले अपने लिख दिया कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए ऑफ अनुराग, ठीक है। इसके अपन एचआरए निकाल रहे हैं टैक्सेबल, ठीक है। कॉलम में मैंने पर्टिकुलर बनाया, लेकिन अमाउंट के 2 कॉलम आएंगे। इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि इसने जो वो दे रखा है ना, क्या, रेंट का, उसमें क्या है, इसने 2 टुकड़े कर दिए रेंट के, कि एक्चुअल में जो रेंट पेड किया है इसने 2 तरीके के दे रखा है। एक तो दिसंबर तक का दे रखा है, और फिर इसने क्या किया, रेंट क्या करा, इसने चेंज कर दिया। तो उस कारण से क्या बन रहे हैं, अपने 2 अलग अलग कॉलम बन रहे हैं। अगर रेंट सेम होता तो एक ही कॉलम बना देते, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेंट अलग है, इसलिए अलग अलग कॉलम बनेंगे। तो देखो, एक का तो क्या है, पीरियड लिख देते हैं अपन यहाँ पे। पीरियड जो आ रहा है वो कहाँ से कहाँ तक का आ रहा है, वो है यहाँ पे तो है 9 महीने का, ठीक है। और 9 मंथ के कौन कौन से हैं, देखो मैं बताऊँ आपको। इसने बताया दिसंबर तक का, है ना, तो दिसंबर 20 तक का बताया ना इसने, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे दिसंबर 20 तक का, ठीक है। यहाँ पे अपना जो आया वो आया दिसंबर 20 तक का, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके दिसंबर 20 तक का। और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा अपना कहाँ से, दिसंबर 20 हो गई, तो इसके आगे कितनी, 1/1/21 से लेके, और ये आएगा अपना 31/3/21 तक, ठीक है। ये कितने महीने हो गए इसमें, 1 2 3, तो 3 मंथ यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो 12 महीने अपने कंप्लीट हो रहे हैं। और ये जो है एम्प्लॉय, वो कौन सा है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहीं पे भी नहीं बोला कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो अपन इसको क्या मानेंगे, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानते हुए मानेंगे। तो ठीक है, 9 मंथ यहाँ पे आ रहे हैं, 3 मंथ यहाँ पे आ रहे हैं। इस तरह से अपने को क्या करनी है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो चलो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, आपको ये पता है कि भाई टैक्सेबल एचआरए निकालनी है। तो एचआरए निकालने के लिए अपने पास क्या चीजें थी, कि सबसे पहले तो लिखना है अपने को एक्चुअल में जो अमाउंट रिसीव हुई है, तो वो लिखनी है। यानी कि एक्चुअल में जो एचआरए रिसीव्ड होता है, सबसे पहले वो आएगा। तो एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, ठीक है, तो वो आएगा। क्वेश्चन ने बोल रखा है 4th पॉइंट में कि हाउस रेंट अलाउंस 3,000 रुपए पर मंथ, यानी कि 3,000 रुपए एक महीने के क्या होते हैं, इसको रिसीव होते हैं। यहाँ पे 9 महीने की कैलकुलेशन आएगी, यहाँ पे 3 महीने की। तो 3,000 रुपए रिसीव होते हैं, तो 3,000 को अपन क्या करते हैं, 3,000 जो है वो है पर मंथ, ठीक है। अब 3,000 जो है वो पर मंथ है, तो ये यहाँ पे कितने हैं, 9 है ना। तो यहाँ पे डेस आएगा, क्योंकि इसके अंदर अपन वही लिखेंगे जो एग्जाम्शन वाली आते हैं ना, वो 3 पॉइंट आएंगे, वो चीज अपन यहाँ पे लिखेंगे, और फिर एग्जाम्शन को यहाँ पे लेस करेंगे। तो एक्चुअल में जो अमाउंट रिसीव हुई वो कितनी आई, 3,000, कितने महीने की, 9 महीने की। तो 3,000 को मल्टीप्लाई करो 9 से, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 27,000 रुपये आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए 27,000। यहाँ पे कितने हैं, 3 महीने, तो बाकी के जो 3 महीने बच गए वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 9,000 रुपये यहाँ पे आ गए, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको कि ये अमाउंट कैसे है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 9 महीने की कैलकुलेशन हो रही है, यहाँ पे 3 महीने की कैलकुलेशन हो रही है। अब क्या करते हैं अपन, इसमें से एक्चुअल अमाउंट रिसीव में से लेस कर देते हैं, क्या, लिस्ट विल बी एग्जेम्प्ट, यानी कि इन तीनों में से जो लिस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, अपने पास 3 ऑप्शन आते हैं। ए में तो क्या आता है आपका, एक्चुअल में जो अमाउंट रिसीव हुई है वो की वो आ जाएगी। तो एक्चुअल में जो आपको अमाउंट रिसीव हुई है वो लिखनी है, तो कितनी है, 27,000 है। और इसकी कितनी है, इसकी 9,000 है, तो यहाँ पे 9,000 लिख देंगे। सेकंड जो बी आता है उसमें अपन लिखते हैं रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। इनकी क्या करनी होगी, अपने को कैलकुलेशन करनी होगी। तो चलो अपन इनकी कैलकुलेशन करते हैं वर्किंग नोट में। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे वर्किंग नोट में, है ना, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। अब वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट अपन यहाँ पे बनाते हैं अपना वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, जिसमें अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं किसकी, रेंट पेड की कर रहे हैं, क्योंकि रेंट पेड में क्या है, काफी सारी चीजें इसने बोल रखी है। तो रेंट पेड में आपको क्या ध्यान में रखना है कि कितना इसने एक्चुअल में रेंट पेड किया है, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो, जो रेंट पे किया है इसने, वो रेंट इसने पे किया है 2,000 रुपए तो किए हैं दिसंबर तक, दिसंबर 2020 तक इसने कितने किए हैं, 2,000 रुपए पे किए हैं। तो 2,000 मल्टीप्लाई कर देंगे अपन इसको कितने से, 2,000 को अगर अपन मल्टीप्लाई करें कितने मंथ से, पहले वाले कॉलम में 9 थे ना, तो 9 से क्या करेंगे अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अपने पास आया 18,000 रुपए आ गए 9 महीने के, ठीक है। सेकंड जो था वो कितने का था, 3 महीने का था। इस साइड जो अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं वो 3 महीने ही कर रहे हैं। तो 3,000, 3 महीने के कितने हैं, देखो इसने बोला है कि फ्रॉम 1/1/21 से जो स्टार्ट है वो 4,000 रुपए हो गए। तो 4,000 रुपए का क्या हो गया, इसका रेंट हो गया 21 से। ये तो कब था, दिसंबर 20 तक। और ये जो है वो है 1/1/21 से, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। 4,000 कितने महीने के, 3 महीने के। तो यहाँ का रेंट हो गया इसका 12,000 रुपए। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 12,000 रुपए, ठीक है।
अब इसमें से अपने को क्या करना है, लेस करना है 10% ऑफ सैलरी। अब 10% ऑफ सैलरी देनी रखी, यहाँ पे भी 10% ऑफ सैलरी आपको लेस करनी है, ठीक है। अब देखो जो सैलरी अपने को देनी रखी, तो इसका भी क्या बनेगा, वर्किंग नोट बनेगा, और वर्किंग नोट अपन दे देते हैं इसको नाम सेकंड, ठीक है। यहाँ पे अपन ने लिखा वर्किंग नोट नंबर सेकंड, और वर्किंग नोट नंबर सेकंड में अपन कैलकुलेशन करेंगे सैलरी की। तो देखो सैलरी की कैलकुलेशन करने के लिए मैंने आपको कुछ बताया था कि 3 चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले बेसिक सैलरी, फिर आना चाहिए आपके पास डीएनएस अलाउंस, लेकिन इफ वाला होना चाहिए, देखेंगे क्वेश्चन में है या नहीं है। फिर होना चाहिए कमीशन बेस्ड ऑन टर्न ओवर, ठीक है। ये तीनों चीजें होगी तो क्या आ जाएंगी, अपने पास सैलरी आ जाएगी। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में बेसिक सैलरी दे रखी है, बेसिक सैलरी बिल्कुल दे रखी है, 5500 रुपए दे रखी है। एक महीने का कितने 5500 है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे तो देखो पहले अपन निकाल रहे हैं दिसंबर वाली, बता देता हूँ आपको, 1/4/20 से अपन निकाल रहे हैं 31 दिसंबर 2020 तक की, ठीक है। ये कितने हो गए, 9 महीने हो गए, यानी 9 मंथ्स की अपन क्या कर रहे हैं, पहले कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिर अपन 3 महीने करेंगे। तो जो बेसिक सैलरी है वो कितनी आई, 5500 आई। ये 5500 है एक महीने की, तो अपने वो चाहिए 9 महीने की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। प्लस करना आपको क्या, डीएनएस अलाउंस इफ वाला। क्वेश्चन में देखो सेकंड पॉइंट में दे रखा है डीएनएस अलाउंस, साथ में ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, मतलब फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बेसिक सैलरी, कुछ भी लिखे ब्रैकेट में, अपने को क्या मानना है, उसको डीए इफ मानना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आपको मैंने बेसिक चीजें बताई थी, तब मैंने आपको बताया था कि डीएनएस अलाउंस में आपको हमेशा ध्यान रखना, जब कुछ नहीं बोले तो वो क्या है, डीए ऑलवेज है। अगर मान लो कुछ नहीं बोलता तो यहाँ पे डेस आता, लेकिन उसने ब्रैकेट में कुछ बोला है, तो इसका मतलब है वो है डीए इफ। और जो डीएनएस अलाउंस दे रखा है वो दे रखा है 2500 रुपए पर मंथ, यानी कि 2500 है एक महीने का, लेकिन अपने को तो चाहिए 9 महीने की। तो क्या करेंगे अपन, 2500 2500 तो यहाँ पे है, ठीक है। और कितने महीने का है, 9 का, तो 9 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अपन ने कर दिया प्लस, प्लस क्या करना है, कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। अब देखो क्वेश्चन में देखो कमीशन दे रखा है क्या, तो बिल्कुल थर्ड पॉइंट में क्या दे रखा है, कमीशन एट द रेट 3% ऑफ सेल्स फॉर द ईयर। जो कमीशन दे रखा है वो दे रखा है सेल्स पे 9000 रुपए पर एनम, यानी जो 9000 रुपए दे रखे हैं वो दे रखे हैं पूरी साल भर के। लेकिन अपने को तो चाहिए कितने महीने के, 9 महीने के तो चाहिए ना। 9 महीने के पहले चाहिए, 3 महीने के बाद में देखेंगे। पहले तो अपने को यहाँ पे तो 9 महीने के चाहिए। ये कितने के दे रखे हैं, ये दे रखे हैं पूरी साल के, और पूरी साल में होते हैं आपके 12 महीने, लेकिन अपने को कितने के चाहिए, अपने को 9 के ही चाहिए। तो क्या करेंगे अपन 9 के लिए, सबसे पहले कितना दे रखा है, 9000 दे रखा है ना, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 9000। लेकिन ये जो 9000 है ये कितने महीने के हैं, ये है जो 12 महीने के हैं, यानी ये 12 के हैं, तो इसको 12 से क्या करना, डिवाइड करवा देना, यानी भाग दे देना 12 का, और मल्टीप्लाई कर देना कितने के चाहिए, 9 से, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ब्रैकेट में लिखिए मैंने चीज, तो ब्रैकेट की चीज केवल ब्रैकेट में ही सोल्व होगी। ये करते हैं, सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 5500 को मल्टीप्लाई करना 9 से। तो जब 5500 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास कितने आए, मैं करता हूँ, ठीक है। 5500 मल्टीप्लाई 9, तो ये अपने पास आए 49,500, यानी ये आ गया ना। फिर इसमें अपने को प्लस करना है, क्या करना है, इसको सोल्व करना है, 2500 मल्टीप्लाई 9 करना है। तो 2500 मल्टीप्लाई किया 9 से, तो ये अपने को रिसीव हुए 22,500। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22,500 आ जाएंगे, ठीक है। इसको सोल्व कर लिया। अब ये बचा अपने पास, अब 9000 में 12 से डिवाइड कराएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। तो पहले 9000 में 12 का डिवाइड कराते हैं, 9000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 9। जब इसको अपन ने सोल्व किया तो ये अपने पास आए 6750 रुपए, ठीक है। अब तीनों चीज, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनकी टोटल अमाउंट निकाल देंगे। तो अब इन सबको टोटल करेंगे तो कितने आएंगे, वो भी निकाल लेते हैं। 49,500 प्लस 22,500 प्लस 6,750, तो ये अपने पास आए 7,8,750, यानी 78,750 रुपए अपने पास रिसीव हो गए। तो ये अपनी सैलरी आ गई इस पीरियड की। तो लेकिन इसमें से क्या करना है, अपने को 10% ही लेना है, क्योंकि अपन ने क्या बोला था, 10% ऑफ सैलरी, तो अपने को 10% लेना है। तो इसका जब अपन ने 10% लिया तो ये अपने को रिसीव होंगे 78,75, है ना, 7,875 भी होंगे। 10% इसका करेंगे ना, है ना, इसका 10% भी निकाल लेते हैं। तो ये हुए अपने पास 10%, 7,875। इसको क्या करना है, रेंट पेड में से लेस कर देना। तो रेंट पेड कितना था, 18,000 में से अपन लेस कर देंगे। अपन ने इसकी कैलकुलेशन करी तो 7,875 यहाँ पे अपने को रिसीव हो गया। अब अपन निकालेंगे ये 12,000 रुपए वाली, यानी कि 3 महीने वाली की कैलकुलेशन। अब देखो अपनी एक जो सैलरी बच गई वो बच गई 3 महीने वाली, तो वो भी अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे अपन निकाल लेते हैं सैलरी। अब जो सैलरी आएगी वो बची है 3 महीने की, यानी कि 1/1/21 से जो कैलकुलेशन करेंगे अपन, वो करेंगे 31/3/21 तक की, ठीक है। यानी कितने महीने हो गए, ये हो गए अपने पास 3 महीने हो गए, ठीक है। वही सैलरी निकालनी है, बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस लेना है इफ वाला, प्लस आपको लेना है कमीशन
बेस्ड ऑन टर्नओवर, ठीक है। लेकिन अब क्या 3 महीने के आएंगे, ठीक है। तो 3 महीने के अपन निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे बेसिक सैलरी। क्वेश्चन ने दे रखी है बेसिक सैलरी, क्वेश्चन ने जो बेसिक सैलरी दे रखी है वो दे रखी है 5500 रुपए की। तो क्या करना है, 5500 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, प्लस डीएनएस अलावेंस इफ वाला, तो डीए कितना दे रखा था 2500, तो ये जो 2500 आ जाएगा वो कितने महीने का आ जाएगा, 3 महीने का, यहाँ पे लिख देंगे। प्लस कमीशन दे रखा है 9000, लेकिन जो 9000 है ये 12 महीने के हैं, तो 12 से डिवाइड अपने को कितने के चाहिए, 3 के चाहिए, तो 3 यहाँ पे आ जाएंगे। अब अपने को क्या करना है, इनका अपने को मल्टीप्लाई करेंगे। 5500 मल्टीप्लाई 3 किया तो अपने पास कितने आए, 16500 रुपये आए, ठीक है। इसमें आपको प्लस करना है, 2500 मल्टीप्लाई 3 करें तो अपने पास आए 7500 रुपये। और जब अपन इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो ये आएंगे अपने पास 2250। और अब जब इन तीनों को जोड़ा तो अपने पास आए, है ना, और ये अपने पास आए 26,250 रुपये। तो जो अपने पास ये 3 महीने की भी आ गई सैलरी, 9 महीने की अपन ने पहले निकाली थी, तो ये सारी चीज अपने पास क्या हो गई, कैलकुलेट हो गई। अब अपने को क्या करना है, उस टेबल में रखना है। अब देखो अपन ने 9 महीने की सैलरी भी निकाल ली, 3 महीने की अलग से निकाली, सब कुछ कर लिया। मतलब अपने पास रेंट पेड भी आ गया और 10% ऑफ सैलरी भी आ गई, ठीक है, सब कुछ आ गया। तो अपने को क्या करना है, लिख देना है यहाँ पे रेंट पेड एक, है ना, एक आया, अपन ने दो दो चीजें निकाली, ठीक है, दोनों लिख देते हैं। पहला जो रेंट पेड आया वो कितना आया, 18,000 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा अपन ने 18,000। इसमें से लेस करना 10% ऑफ सैलरी। अपन ने सैलरी कैलकुलेशन करी थी, ये आए थे अपने पास 78,750, इसका 10% लेना है। तो इसका जो 10% होता है वो कितना होता है, 7875 होता है, अपन ने निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 7875, ये क्या है, 10% है इसकी सैलरी का, 9 महीने वाले की। फिर देखो सेकंड जो रेंट पेड है वो कितना है, 12,000 है। तो इस 12,000 को भी अपन यहाँ पे लिख देंगे 12,000। और इसमें से अपने को लेस करना जो अभी अपन ने निकाली थी ना 9 महीने की, देखो ये आई थी अपने पास कितनी, 26,250, इसका 10% लेना है। तो इसका जो 10% दिया तो ये अपने पास आया 2625। अब अपने को क्या करना है, इनको लेस करना है। और जब अपन इनको लेस करेंगे तो एक मैं निकालता हूँ, इनको लेस करने पे कितना है अपने पास, 18,000 लेस किया 18,000 में से अपन ने 7875, तो ये अपने को रिसीव हुआ, ये इसकी जो इसकी आई अपने पास 10,125, यानी 10,125। अगर जब अपन ने इसको सेकंड वाले को लेस किया तो ये अपने पास कितना है, 12,000 में से लेस करना है 2,625। जब अपन इसको लेस करेंगे तो ये अपने पास आएंगे 9,375, ठीक है। ये मैंने बी पॉइंट के आगे लिख दी दोनों चीजें, आपको लोगों को आराम से दिख रही होगी कि इनमें है ना, ये अपन ने इससे निकाला, ये अपन ने इससे निकाला। अब अपना बचा है सी पॉइंट, और यही है इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे क्वेश्चन का। इस जो सी पॉइंट में आता है अपना 40% और 50% ऑफ सैलरी का। देखो यहाँ पे आपको वही लिखना है, या तो 40 लिखना है या फिर 50 लिखना है, जो आएगा ना वो चीज, एक चीज ही लिखनी है, यहाँ पे दोनों नहीं लिखनी है। आपको पहले देख लेना है कि 40 आएगा या फिर 50 आएगा। मैं यहाँ पे समझाने के हिसाब से लिख रहा हूँ, बाकी आपको जो आएगा ना वही चीज आपको यहाँ पे लिखनी है। अब देखो या तो 40% आएगा या फिर 50% आएगा। मैंने आपको बताया था 4 सिटी के नाम, मैंने जो 4 सिटी के नाम बताए थे उसमें था, एक तो दिल्ली था, मुंबई था, चेन्नई था और कोलकाता था, कि इन 4 जगह तो आपको 50% लगाना है, बाकी की जो जगह है वहां पे आपको लगाना है 40%। तो अब देखो आप सभी के माइंड में ये आ रहा होगा कि यहाँ पे तो चेन्नई दे रखा है सिटी का नाम, तो यहाँ पे तो कितनी आएगी, 50% आएगी। लेकिन आप क्या हो, गलत हो, क्योंकि मेन चीज यही है इस क्वेश्चन की। मैंने आपको उसके साथ में ये भी बोला था कि अगर चेन्नई के गांव में होगा कहीं पे, इन 4 सिटी के अगर गांव में कहीं पे होगा तो कितनी लेनी है आपको, 40% लेनी है। और क्वेश्चन ने लास्ट लाइन में स्ट्रिक्टली बोला है कि जो है वो कहाँ पे काम करता है, चेन्नई के पास एक गांव में क्या रहता है, वो रहता है, यानी कहाँ पे रहता है, चेन्नई के गांव में रहता है। तो रहता कहाँ है, चेन्नई के गांव में, यानी कि हाउस जो है उसका रेंट कहाँ है, गांव में, यानी कि 50% नहीं आएगी, कितनी आएगी, 40% ही आएगा यहाँ पे सैलरी का, ठीक है। और अपन ने सैलरी निकाली थी, सैलरी कितनी आई थी इसकी, ये आई थी 78,750 9 महीने की। तो इसका कितना लेना, अपने को 40% ही लेना है। और जब अपन इसका 40% करेंगे तो ये अपने पास आएगा 31,500। और सेम एज अपन इसका निकालेंगे, इसका जो था इसका भी 40% लेना है, 26,000 का है ना, इसका 26,250 का कितना लेना है, 40%। तो इसका 40% अपने पास आया 10,500। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया 10,500। अब क्या करना है, इन तीनों में से जो क्या होता है, लिस्ट होता है, वो लेते हैं। इसमें देखो इन तीनों में से लिस्ट कौन सा है, तो लिस्ट 10,125 है। तो 10,125 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इन तीनों में से लिस्ट कौन सा है, 9,000 है या 9,375 या फिर 10,500। तो 9,000 है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 9,000 लेस हो जाएगा। और ये आ जाएगी अपनी क्या, यहाँ पे आ जाएगा अपना टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस अपने को रिसीव हो जाएगा। 27,000 में से 10,125 को क्या करना, आपको लेस करना है। तो ये अपने को रिसीव हुए 16,875।
और 9,000 में से 9,000 गए तो क्या हो गया, नील, यानी कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो ये आ गया अपना टैक्सेबल एचआर है, यहाँ पे अपने ने निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। ठीक है, दोनों आ गए अपने पास। तो देखो मैंने आपको पूरी चीज़ें बताई है। इस वाले क्वेश्चन में केवल एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो थी 40% और 50% वाले का आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी इन 4 सिटी के अगर गांव में होगा तो आपको 40% ही लेना है, अगर केवल इनके शहर में होगा तो 50% लेना है। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन। इसका मैं आपको पूरा व्यू दे देता हूँ। देखो सबसे पहले अपन ने वो लिखा, फिर अपन ने क्या करा, फॉर्मेट बनाया। फॉर्मेट में क्या थे, दो अलग अलग रेंज दे रखे थे, इसलिए अपन ने दो क्या करे, अलग अलग अमाउंट के कॉलम बनाए। जो चीज़ें थी अपन ने सारी चीज़ें यहाँ पे क्या कर दी, मेंशन कर दी। जो वर्किंग नोट बनाने थे अपन ने वर्किंग नोट बनाए। सेम इस चीज़ आपको भी इसी तरह के क्या करना है, अच्छे से क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तभी आपके क्या करेगा, एग्जामिनर पूरे में से पूरे मार्क्स देगा। तो ये था अपना पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। ये था अपना ये सेकंड, जो अपन ने 3 महीने की कैलकुलेशन करी वो भी यहाँ पे आ गई थी, और ये अपना क्या हो गया, कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे अपना कंप्लीट हो गया। तो अब देखो, अब आज की क्लास का अपन लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन था ये अपनी फर्स्ट क्लास से रिलेटेड है, मैंने वहाँ पे भी आपको दिया था ये क्वेश्चन करने के लिए, आई होप आप लोगों ने किया होगा। लेकिन यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये पूरा जो अपन ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था ना, उससे रिलेटेड ही है। इसमें आपका एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, दोनों कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, फुलफिल होगी। और इससे अपने को क्या निकालनी है, इसकी बेसिक सैलरी निकालनी है। तो चलो इसका भी क्या देखते हैं, अपन सोल्यूशन देखते हैं। ये क्या होगा, अपनी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। अब देखो अपन एक और क्वेश्चन है, उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ये जो क्वेश्चन था ये अपना क्लास फर्स्ट से रिलेटेड था, मैंने आपको दिया था करने के लिए। आई होप आप लोगों ने किया होगा, ट्राई तो किया ही होगा कम से कम। चलो मैं अब आपको इसका क्या कराता हूँ, सॉल्यूशन कराता हूँ। तो देखो इस क्वेश्चन में मैं ये जो आपको दे रखा था उसमें दो चीज़ें पूछ रहा था, है ना। बेसिक सैलरी पूछ रहा था, आपको नाम दे रखा था, वो नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है, किसकी है उसको आपका नाम यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। फॉर द असेसमेंट ईयर जो भी ईयर हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना। ठीक है, दो चीज़ें पूछ रहा था क्वेश्चन। फर्स्ट चीज़ तो ये पूछ रहा था कि अगर वो क्या हो, इफ सी इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो क्या कंडीशन होगी, है ना, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, सेकंड चीज वो पूछ रहा था कि अगर वो क्या हो, इफ सी इज ए नॉन गवर्नमेंट, यानी कि वो क्या हो, प्राइवेट हो, है ना। ठीक है, दोनों कंडीशन में आपको यहाँ इसकी यहाँ पे बताऊंगा, इसकी यहाँ पे बताऊंगा। इससे पहले अपने वो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में बनाना ही वर्किंग नोट रहेगा, क्योंकि देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला कि जो ये है नेहा, नेहा ने 1 जनवरी 2014 को एक पे स्केल दे रखा था। पे स्केल आपको ये दे रखा था, देखो मैं आपको बता देता हूँ पे स्केल क्या था। ये था 8,000 से स्टार्टिंग थी, 500 रुपये बढ़ रहे थे, फिर 13,000 रुपये है, और फिर इसके बढ़ रहे हैं 700, और लास्ट में दे रखे हैं 20,000 रुपये। ठीक है, ये इसका क्या था, पे स्केल था। तो आपको इसके अकॉर्डिंग क्या बनानी है, इसकी सैलरी निकालनी है। इसने बोला था कि आपको इसकी क्या निकालनी है, सैलरी निकालनी है, बेसिक सैलरी, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तब, और अगर वो क्या हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तब। तो देखो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए देखो मैं आपको बताता हूँ। इसने जो स्टार्टिंग की थी वो की थी 1 जनवरी 2014 को, यानी ये 8,000 से स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी को। तो आपको क्या करना होगा, वर्किंग नोट बनाना होगा। वर्किंग नोट देखो कैसे बनेंगे, वो देखो स्टार्टिंग हो रही है इसकी 1 जनवरी को, और 1 जनवरी भी 14 से, 2 साल कब खत्म होगा पूरा, ये होगा 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 14 को। इसकी सैलरी कितनी है, स्टार्टिंग हो रही है 8,000 से। 8,000 से अपन इसकी स्टार्टिंग मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला कि जो उसके जो एम्प्लॉयर है उसने उसको 3 क्या दे दिए, एडवांस प्रोवाइड कर दिए। यानी कि जो इसको जो एडवांस मिलने थे, यानी कि इसकी जो बेसिक पे देखो आप, तो आपको पता चल रहा होगा कि 500 रुपये इसके क्या करेंगे, बढ़ेंगे, है ना। 500 रुपये से क्या होंगे, इसकी स्टार्टिंग हो गई। लेकिन इसने क्या किया, 8,000 जिस दिन स्टार्ट होने थे, यानी 1 जनवरी को इसने ज्वाइन किया, 1 जनवरी 14 को इसने ज्वाइन किया, उसी टाइम इसको 3 क्या दे दिए, इंक्रीमेंट दे दिए। यानी कि 3 साल के क्या कर दिए, एक साथ बढ़ा दिए। यानी कि 8,000 तो है ही, साथ में 3 साल के बढ़ा दिए। 3 साल के कितने होंगे, 500 एक साल का, 500 एक साल का, और 500 एक साल का। 3 साल हो गई, 1 2 3। तो अब ये टोटल जो स्टार्टिंग होगी इसकी कितने से होगी, 8,000, 500 8500, 500 और जोड़ा 9,000, और 9,000 में 500 जोड़ा तो 9500। यानी जो इसकी स्टार्टिंग है वो कितने से होगी, 9500 रुपये से होगी। क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ने बोला कि क्या दिए हैं उसको, 3 इंक्रीमेंट, यानी 3 अग्रिम वेतन दे दिए, यानी 3 एडवांस उसको क्या दे दिया, पेमेंट दे दिया। तो 3 एडवांस इसके क्या हो गए, 500 500 500। तो 9500 से क्या करना है, अपने को स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग का मतलब मेरा क्या हो गया कि ये जो 8,000 नहीं मानेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, 1500 और ऐड कर देंगे। तो जो इसकी स्टार्टिंग है वो कितने से हो रही है, 9500 से। तो ये है इसकी स्टार्टिंग सैलरी। ठीक है, फिर आया 1 जनवरी 15 से लेके कब खत्म हो जाएगा, 31 दिसंबर 15 को। अब यहाँ पे कितने होंगे, 500 बढ़ेंगे, कब तक बढ़ेंगे, 13,000 नहीं हो जाते तब तक। ये आपको बेसिक पे में दे रखा है, तो 9500 में कितने, 500 बढ़ा दो तो 10,000 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 16 आ जाएगी, 16 टू 16। ठीक है, यानी दिसंबर भी आ जाएगा, 31 आ जाएगी, ये आप लोग बना लोगे अब, है ना।
तो कितने हो गए 10,500 यहाँ पे हो गए। अगली साल 11,000 हो जाएंगे, कब हो जाएंगे 17 में, 17 क्योंकि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। फिर हो जाएंगे 11,500, ये हो जाएंगे 18 में। फिर 99, ये कितने हो गए 12,000 हो गए। ठीक है, यहाँ पे तो क्या है दिसंबर है, यहाँ पे भी क्या है दिसंबर है, यहाँ पे भी क्या है दिसंबर है, यहाँ क्या है जनवरी है, यहाँ भी जनवरी है, यहाँ भी क्या थी आपकी जनवरी थी। यहाँ पे कितने हो गए जनवरी 20 टू जनवरी दिसंबर 20 है ना। यहाँ पे कितने हो गए 12,500 और 13,000 तक यहाँ यही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया जनवरी 21 टू दिसंबर 21। देखो इतना ही काम आएगा, फिर भी मैं आगे बना देता हूँ एक, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। फिर आएगा ना, देखो 700 बढ़ जाएंगे ना, तो अब यहाँ पे 13,700 से स्टार्टिंग हो जाएगी। ये कब की है 22 की है। अब देखो अपने काम का क्या है, अपने को केवल इस क्वेश्चन में क्या ध्यान में रखना है, असेसमेंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट है इस वाले क्वेश्चन में। अभी देखो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या चल रही है, अगर आपको वो पता होगा ना तो आप इस क्वेश्चन को इजी वे में कर लोगे। देखो एक तो आपको क्या मैंने बताया था, आपको 20 का ध्यान रखना है, 21 का ध्यान रखना है और 22 का ध्यान रखना है, यानी जो चल रही है ना, एक तो उससे पीछे का और एक उससे आगे का। तो अपनी आपकी असेसमेंट ईयर भी आ जाएगी और प्रीवियस ईयर भी आ जाएगी। अब देखो अपने को क्या करना है, इसकी जो सैलरी जो है वो कैलकुलेट करनी है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा, मार्च से स्टार्ट होगा और फरवरी तक चलेगा। मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होता है, मैंने आपको पहली क्लास जो बेसिक क्लास थी वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होता है उसकी 1 मार्च से स्टार्ट होती है और ये चलती है फरवरी तक, या 28 फरवरी तक चलती है। अब जब फरवरी 29 की होगी तो 29 तक बढ़ना वैसे। ठीक है, वही अगर मैं बात करूँ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, तो इसकी स्टार्टिंग होती है, वो होती है अप्रैल से, 1 अप्रैल से, और ये चलती है 31 मार्च तक। अब देखो अपने को जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है कि असेसमेंट ईयर 21 और 22 की इसकी सैलरी बतानी है, यानी कि अपने को कैलकुलेशन करनी होगी 20 और 21 की, यानी जो साल असेसमेंट ईयर में देगा ना उससे पिछले वाले साल की अपन क्या करते हैं कैलकुलेशन करते हैं। ये चीज मैंने आपको बेसिक जब क्लास बताई थी ना पहली क्लास में, वहां पे भी मैंने आपको बताया था। तो चलो अब अपन इसकी वो निकालते हैं सैलरी। तो देखो स्टार्टिंग जब अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो इसकी स्टार्टिंग कब से होगी, स्टार्टिंग होगी अपनी 1 मार्च से। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 मार्च से 20 तक। ठीक है, 2 कहाँ तक चलेगी, ये चलेगी फरवरी तक। लेकिन देखो अपन ने अभी ये चीज बनाई, तो इसमें देखो आपने एक चीज देखी होगी कि दिसंबर तक का दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे दिसंबर तक ही लिखेंगे पहले। 2 मैंने लिख दिया 31 दिसंबर 20। अब देखो यहां तक इसके कितने रुपए बनेंगे, 20 में देखो कितने रुपए बन रहे हैं इसके। देखो ये रही 20 कहाँ है, ये रही 20 है ना। 20 में कितने 12,500, तो 12,500 रुपए आपके इसके हो जाएंगे, 12,500 मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने महीने आ रहे हैं इसमें, वो देखो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 10 महीने से क्या हो रहे हैं कवर अप हो रहे हैं। तो 1 महीने की 12,500, तो 10 महीने की कितनी हो जाएगी 1,25,000। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 1,25,000 रुपए। आगे का क्या बचेगा, आगे का बच गया 1 जनवरी से, 1 जनवरी 21 से लेके 28 फरवरी 21 तक चलेगी। अब देखो यहाँ पे इसकी सैलरी कितनी है, देखो जी जनवरी 21 से दिसंबर तक कितनी है 13,000 है, तो ये अपन लिख देंगे यहाँ पे 13,000। तो 13,000 है, ये कितने महीने के लिए रही है इसकी, 10 तक तो यही होगी, 2 ही बचे ना, जनवरी और फरवरी 2 ही तो हुए, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 महीने के लिए। तो 13,000 मल्टीप्लाई 2 किया तो कितना है 26,000 रुपये आपके यहाँ पे आ जाएंगे। इन दोनों को जब अपन ने ऐड किया तो ये कितना है 1,51,000 रुपये आपके यहाँ पे आ गए। ये क्या हो गई आपकी टोटल बेसिक सैलरी हो गई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो। अब देखो क्या फर्क आएगा इसमें नॉन गवर्नमेंट में, देखो तो हल्का सा डिफरेंस, वो डिफरेंस देखो। इसकी स्टार्टिंग कब से होगी 1 अप्रैल से होगी, 1 अप्रैल 20 टू वही दिसंबर तक ही चलेगा, क्योंकि इसमें भी क्या दिसंबर तक कैलकुलेशन दे रखी है 21 वो 20 है ना एट द रेट। अब देखो अब 20 में कितनी थी, 20 में भी अपन ने देखा था कितनी थी 12,500 थी, तो 12,500 ही आएंगे ना। तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने 12,500। लेकिन मंथ्स कितने हो रहे हैं, अब देखो अप्रैल से दिसंबर तक कितने महीने हुए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने हुए 9 ही हुए, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12,500 मल्टीप्लाई 9 से किया तो 1,12,500 आ गए। ठीक है, अब अपना क्या बचा, दिसंबर तक हो गया, आगे के कितने बच गए वो देखते हैं। 3 महीने और बच गए, क्योंकि 9 तो यहाँ पे आ ही गए, तो 3 महीने बच गए। 1 जनवरी 21 टू कब खत्म होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, इसका तो होता है फरवरी में, तो इसका कब हो जाएगा मार्च में, 1 महीने आगे तक। तो 31 मार्च 21। अब 21 में कितनी 13,000 थी, तो 13,000 आ जाएंगे। लेकिन जो 13,000 आए वो 3 महीने के लिए आए, तो 13 39, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 39। इसकी जो बेसिक सैलरी आई वो कितनी आई
1,51,500 रुपये आ गई। ये क्या होगा इसकी टोटल बेसिक सैलरी। तो ये था अपना क्वेश्चन का पूरा ओवरव्यू। आपको देखो सिंपल सी चीज करनी है, क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन में देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पूछा, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आपको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ से स्टार्टिंग होती है, कहाँ पे क्या होता है, उसका एंड होता है। तो अपन ने पढ़ा था कि मार्च से स्टार्ट होती है, फरवरी तक होते हैं, टोटल 12 महीने हो गए। लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अप्रैल से स्टार्ट होती है और मार्च तक चलती है। तो सेम चीज आपको इन बातों का ध्यान रखना है, तब आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आप क्या ले सकते हो, ओवरव्यू ले सकते हो। तो आज की क्लास अपनी यहीं पे कंप्लीट होती है। देखो आज की क्लास में अपन ने अलाउंसेस को कंप्लीट किया और उससे रिलेटेड जो 2 या 3 इलिस्ट्रेशन अपन ने कंप्लीट किए थे। और फर्स्ट क्लास में अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट वैसे क्लियर कर लिए थे। तो अपना जो चैप्टर है इनकम फ्रॉम सैलरी वाला, ये अपना आधे से ज़्यादा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब इसके कुछ टॉपिक्स और बचे हैं जिनको अपन आने वाली क्लासों में जानेंगे, जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में, पेंशन के बारे में, ग्रेजुएटी के बारे में, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको अपन आगे आने वाली जो क्लासेज होगी ना उनमें अपन डिटेल से जानेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में आगे की जो चीज़ें बची हैं उनके साथ में।